न तदासीन्नो सदासि तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकीर्तिः। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। साइंस का क्या धर्म है? व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ साइंस? तो मेरी निगाह में साइंस का धर्म है क्वेश्चंस पूछना, रिसर्च करना। और आज का जो टाइटल ट्रैक आपने सुना, ये हमारे प्रथम वेद ऋग्वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेज द नॉलेज, अर्थात ज्ञान की प्रशंसा, उसके 10वें मंडल के 129वें सूक्त से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है नासदीय सूक्त। इसको हिम ऑफ एटर्निटी बोला जाता है क्योंकि ये यूनिवर्स के ओरिजिन पर प्रश्न करता है, हमारे ऋषियों मुनियों की साइंस के प्रति जिज्ञासा को दर्शाता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब भी आपको समय मिले इस सूक्त को आप ज़रूर सुनें। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लूनर कैलेंडर कितना पुराना है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शायद ये 1000, 2000 या 5000 साल पुराना होगा। पर आप जो फ़ोटो वीडियो में देख रहे हैं, ये फ़ोटो करीब 40,000 साल पुरानी है और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन लूनर कैलेंडर है जो कि यूरोप में मिला है। जाहिर है कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो चंद्रमा और सूर्य की कैलकुलेशन के लिए कितना जागरूक थे। इस कैलेंडर में एक ख़ास बात ध्यान देने वाली ये भी है कि ये सांप के आकृति का है, ये सर्प की आकृति का है। और बाद में जब हमारे वेदांग ज्योतिष के अंदर हम पढ़ते हैं कि राहु और केतु सर्प के ही रूप हैं, तो ये अवधारणा और भी गहरी हो जाती है कि हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो अद्भुत रहा होगा। आइए हम आज इसी ही बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये करीब 28 दिन का समय लेता है। परंतु यदि आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेगा कि इट डिपेंड्स कि आप किसके पर्सपेक्टिव में काउंटिंग कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों को भी इन सभी पर्सपेक्टिव्स का आइडिया था और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में इसका बखूबी इस्तेमाल किया। आइए हम भी दो प्रमुख लूनर मंथ कैलकुलेशन के मेथड्स को सीखते हैं। यदि हम सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा इन्हीं दोनों को लेकर पर्सपेक्टिव में कैलकुलेशन करें, तो पॉइंट ए से, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट ए से शुरू करके चंद्रमा को वापस उसी पॉइंट ए में आने में जितना समय लगेगा, उसको हम साइडेरियल मंथ कहते हैं। ये 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का होता है। परंतु अब यदि हम सूर्य को भी इस पर्सपेक्टिव में जोड़ लें, शामिल कर लें, इस गणना में शामिल कर लें, और हम ये भी समझें कि क्योंकि पृथ्वी सूर्य की भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और अब हम अमावस के दिन से अर्थात न्यू मून डे से चंद्रमा को काउंट करना शुरू करें, तो चंद्रमा को पॉइंट ए से पुनः पॉइंट ए में आने में तो वही 27 दिन 7 घंटे और 42 मिनट का या 43 मिनट का समय लगेगा। परंतु क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, तो ये दिन अमावस का तो नहीं होगा। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने में अर्थात न्यू मून डे या अमावस में आने में कुछ समय अभी और लगेगा। चंद्रमा वापस अमावस अवस्था में 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लेता है। इस रोटेशन को हम साइनोडिक मंथ का नाम देते हैं और हमारे वेदांग ज्योतिष में दोनों ही प्रकार की गणना की गई है और उनका इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जो कॉन्स्टलेशंस हैं, दे आर द डिस्पोजिशंस ऑफ मून। तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न है कि नक्षत्र 27 ही क्यों हैं। हमारे वेदांग ज्योतिष के अंदर वस्तुतः 28 नक्षत्र की परिकल्पना की गई, परंतु बाद के ग्रंथों में हम 27 ही देखते हैं। ऐसा शायद इसलिए कि ये देखिए, ये मेरी रिसर्च है, मेरा जो सोच है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि शायद हमारे वेदांग ज्योतिष के समय ज़रूर कोई ऐसी सुपरनोवा रही होगी जो काफ़ी ब्राइट होगी
और जिसे नक्षत्र का दर्जा दिया गया होगा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, परंतु बाद में जब इसकी ब्राइटनेस कम होती गई तो हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको साइंटिफिकली कैलकुलेशन से रिमूव कर दिया। अब ये भी एक प्रश्न अक्सर आ जाता है कि नक्षत्रों की जो काउंटिंग है वो अश्विनी नक्षत्र से ही क्यों शुरू होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा नक्षत्र फर्स्ट नक्षत्र होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा कि वो नक्षत्र जो कि न्यू ईयर डे पर आता है, अर्थात नववर्ष पे जो नक्षत्र हो उसे प्रथम नक्षत्र माना जाए, जो कि कॉमन सेंस की बात है। अब ये प्रश्न आता है कि नववर्ष कब माना जाए, तो इसका भी उत्तर हमें वैदिक विज्ञान में मिलता है। देखिए, वैदिक समय में स्प्रिंग इक्विनॉक्स को ही प्रथम दिन माना गया, क्योंकि ये वो दिन है जिसके बाद में सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है, रातें छोटी होती जाती हैं, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट टाइम है। आप अपने वीडियो में जो ये फ़ोटो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 4500 साल पहले स्प्रिंग इक्विनॉक्स कृतिका नक्षत्र पर आता था। इसलिए वेदांग ज्योतिष के अंदर अभी भी नक्षत्र की जो गणना की जाती रही वो कृतिका नक्षत्र से की जाती रही, परंतु गर्ग ऋषि ने जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण आज से करीब 2500 साल पहले किया, उस समय प्रेसेशन ऑफ अर्थ की वजह से, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्री, हमारे ज्योतिष विज्ञानी उस समय भी जानते थे, ये खिसक कर अश्विनी नक्षत्र पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स आना शुरू हो गया और इसीलिए अश्विनी नक्षत्र को प्रथम नक्षत्र माना गया। आज भी कई पद्धतियों में कृतिका नक्षत्र को प्रथम नक्षत्र माना जाता है और इनफैक्ट कई पद्धतियों में तो आद्रा नक्षत्र को ही प्रथम नक्षत्र माना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आज के समय में जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो पूर्वा भाद्रपद में आ रहा है, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जो ज्योतिष शास्त्री है उसको एक बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉमर भी होना चाहिए, वरना जो रिसर्च है वो अपने केंद्र से हट जाए। अब एक बात और हम इम्पोर्टेंट करें आज के दिन कि क्योंकि हमने ये देखा है कि चंद्रमा का नक्षत्रों से बहुत ही मूलभूत संबंध है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अभी पहले कहा कि कॉन्स्टलेशंस आर द डिस्पोजिशंस ऑफ मून, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन का अधिष्ठाता है, तो नक्षत्रों का, चंद्रमा का हमारे मन स्थिति से भी कोई संबंध होना ही चाहिए। वेदांग ज्योतिष में यह संबंध साफ तौर पर बताया गया है और ये होमवर्क आप भी अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आप अपनी जन्मपत्री बनाएं और उसमें देखें कि आपकी जन्मपत्री में केतु किस नक्षत्र में स्थित है। और अब आप पंचांग देखें, जिस महीने का आप देखना चाहें पंचांग, जैसे अभी का पंचांग आप देखना चाहें तो पंचांग देखें, और पंचांग में चंद्रमा जब उसी नक्षत्र से गुजरेगा तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है कि उस दिन आप डिप्रेशन में रह सकते हैं, उस दिन आपका मूड ऑफ रह सकता है। वेदांग ज्योतिष में यदि एक समस्या दी गई है तो उसका उपाय भी दिया गया है कि इस दिन आपको अक्षत का सेवन करना चाहिए, अर्थात चावल का सेवन आप उस दिन करें और चावल का ही दान आप उस दिन करें ताकि केतु के प्रभाव से चंद्र बच सके। देखिए, वेदांग ज्योतिष में या बाद के ज्योतिष शास्त्रों में भी जो केतु और चंद्र का जो योग है उसको ग्रहण योग माना गया है और ये कार्य आप बहुत आसानी से अपने घर में भी कर सकते हैं। इसकी बैक टेस्टिंग भी आप करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।